वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा के आगे का पोर्शन। जैसा कि पिछला वीडियो में जाने वेक्टर अलजेब्रा में कि इसके डिस्टेंस और डायरेक्शन से कैसे वेक्टर कंपोनेंट वगैरह बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर अलजेब्रा के एडिशन वगैरह कैसे क्या होते हैं और छोटी छोटी इम्पोर्टेंट बातें। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग पार्ट 1 वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा वाले वीडियो में पढ़े कि वेक्टर क्या होता है। उसमें हम लोग वेक्टर के ये जो कंपोनेंट है A1 B1 C1 कंपोनेंट, इसके डायरेक्शन, इसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ ले लिए। हमारे जो व्यूवर अभी नए हैं, अगर उसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वेक्टर अलजेब्रा का तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे पहले वॉच कर ले, तो आज का वीडियो समझने में थोड़ा और आसान होगा। तो आज के वीडियो में मेन ये 5 टॉपिक, पोजीशन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर भी जानेंगे और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का ये जो वेक्टर बनेगा तो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का वेक्टर को निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सब आज जानेंगे। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी वेक्टर से रिलेटेड जो बातें होंगी, जैसे कि कंपोनेंट वगैरह कैसे क्या है, ये सब भी जानने को मिलेगा। पहले शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर से। इसके लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसके ये ओरिजिन है और इसके इस तीनों एक्सिस के बीच में कोई एक पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को इमेजिन कर लेते हैं जो कि x से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस, z से डिस्टेंस, तो इसके सारे कोऑर्डिनेट x, y, z ये इसके पॉइंट है। जैसे ये समझे, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा ऊपर y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। ये जो पॉइंट है ये x से बढ़ेंगे, ये z से, ये y से, कुछ इस जगह ये बीच में, ये कुछ ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे बीच में कहीं पे अगर हो तो यहाँ ये जो ओरिजिन है, इस जगह जो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट, ये ओरिजिन से ये पॉइंट, इस जगह जो पॉइंट दिख रहा है ये वाली जगह पे पॉइंट मान रहे हैं, ये पॉइंट P वाले को इस जगह समझ रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट x से डिस्टेंस, y से और z से, तो हमारा ये पॉइंट फाइंड होगा। तो ज़रा ध्यान दें कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर ही दिखेगा। एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें ये बॉक्स क्रिएट करेंगे तो ये कॉर्नर से, तो ये जब ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस को जब फाइंड करेंगे सिर्फ ओरिजिन से, तब इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, यहाँ ओरिजिन से यहाँ इसका जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को अब हम जब डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा वेक्टर बनेगा। अभी इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर के डिस्टेंस को r से डिनोट कर रहे हैं, r वेक्टर, यहाँ a लिखे थे, ये r से मान के अभी लिख रहे हैं। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। और किस तरह ये अब जब हमारा वेक्टर बनेगा, यानी कि इसके और 0 0 0 इन दोनों के कोऑर्डिनेट को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला की वजह से ये हमारा डिस्टेंस से पता चलेगा कि ये हमारा वेक्टर क्या है। तब इसके जो कंपोनेंट तैयार होंगे, जैसे कि ये A1 की जगह मान लेते हैं 2 निकलता, B1 की जगह 3, इसकी जगह 4, तो वो कंपोनेंट और डायरेक्शन x डायरेक्शन की तरफ I, y डायरेक्शन की तरफ j को इंडिकेट करते हैं, k z वाले को करते हैं। क्यों करते हैं ये आपने पिछले वीडियो में जाना होगा। और इस तरह के ये हमारे पोजीशन वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसको a रख लेते हैं, दूसरा पोजीशन इस ओरिजिन से इसका दूरी, ओरिजिन से जिस पॉइंट को दूरी होगा यही पोजीशन वेक्टर, इसको b मान लेते हैं। अगर ओरिजिन से एक और वेक्टर है, ये हो गया c। तो ढेर सारे पोजीशन वेक्टर बनते हैं। पोजीशन वेक्टर बोले तो ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस हो, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से काउंट करेंगे। नहीं तो अगर ये हमारे जो फ्री वेक्टर बनते हैं, अगर ये हमारे ये x y z ये कोऑर्डिनेट है, हमारे इस चैप्टर में हम लोग क्लास 12th में फ्री वेक्टर पढ़ेंगे, यानी कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक का अगर मालूम है, ये तीनों x y z या x y z कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इसके ये जो डिस्टेंस है ये आपस में, ये डिस्टेंस को ये हमारे टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से ये हमारा वेक्टर फाइंड हो जाता है।
तो जब इसके डिस्टेंस से हमारे कोई एक वेक्टर मिल जाते हैं तो ये वेक्टर हो गया जिसके कंपोनेंट आई जे के हिसाब से 2 3 4 1 2 3 माइनस में भी हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहीं भी फ्रीली हमारे इस कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं, इसी को फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे ये कहीं भी हो सकते हैं। इसी फ्री वेक्टर के अभी आज के वीडियो में लास्ट टॉपिक है कि ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसका हमको निकालना होगा, मतलब ओरिजिन से। ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इसका वो बताएंगे तो फिर समझेंगे। अभी यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे होता है। एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अभी मान लेते हैं एक्स वाई जेड करके है, 2 3 4 वगैरह हो सकते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 ही होते हैं। तो इसका और इसका जब डिस्टेंस करेंगे तो हमारा ये वेक्टर निकलेगा, जिसको हम अभी आर से डिनोट कर रहे हैं। तो वेक्टर निकलेगा, तो इसके कंपोनेंट अगर अरेंज करेंगे डायरेक्शन के साथ तो यहाँ इसको साफ इधर लिख लेते हैं, दिस इज़ द वेक्टर। एंड टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट को जब माइनस करते हैं तो वेक्टर कंपोनेंट भी मिल जाते हैं। यानी कि ये अगर देखें तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा यूनिट वेक्टर के हिसाब से। आई का मतलब आई के एक्स के डायरेक्शन में है, तो एक्स में से ये 0 हटाएंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं तो ये वेक्टर के कंपोनेंट मिलते हैं। कंपोनेंट बोले तो ये स्केलर क्वांटिटी जो है, तो ये एक्स को ये ना समझे कि दिस इज़ द कोऑर्डिनेट, दोनों का शकल एक है। इसी शकल को अलग से लिखने के लिए, अलग से बदलने के लिए जनरली वेक्टर को ऐसे हम लोग लिखते हैं, a1i प्लस वाई के जगह b1j और z के जगह c1 के लिख लेते हैं। तो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को जब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस से निकाल लेंगे जो वेक्टर बनेंगे, तब ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, अभी जैसे बताएं कि ये किस जगह होंगे, ये पोजीशन वेक्टर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके ये बीच में ये कहीं पे होंगे, ये हवा में। मतलब इस जगह पहुंचने के लिए हमको ये एक्स तरफ से आगे जाना होगा, वाई तरफ से भी जाना होगा और जेड तरफ से, तब जाके ये मिलेंगे। इसको यहाँ लिख के दिखाते हैं तो और आसानी से समझ पाएंगे आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन से कुछ बढ़ें तो यहाँ तक अगर बढ़ते हैं, कोई भी यूनिट मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन के हिसाब से, ये यूनिट है, तो ये एक्स के यूनिट में हम यहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वाई का देखेंगे तो वाई के लिए यहाँ, तो एक्स और वाई के लिए तो इस जगह हमारा ये पॉइंट यहाँ एक्स और वाई के कटिंग पॉइंट यहाँ दिखेंगे। लेकिन अभी तो हमारा इस तरफ भी जाना है, ये जेड वाले तरफ, ये जो जेड है इस तरफ भी तो जाना है। ये जेड मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये जेड के लिए इधर से जेड, और ये जो पॉइंट निकला है, ये जो दूरी है, मतलब ये दूरी है, ये दूरी है, तो सेम टू सेम थोड़ा सा इस तरफ से ये डिस्टेंस है। तो ये ऐसे तो निकला, यानी कि इस ओरिजिन से अब तो ये इस जगह नहीं दिखेगा वो समान, जस्ट लाइक अभी हमने जो किया था कि यहाँ पे ये एक पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे बीच में है, तो ये वाला इस कॉर्नर पे थोड़ी दिखेगा, ये वाला तो इस कॉर्नर से थोड़ा हट के इधर आएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे हमारा ये जेड डायरेक्शन में बढ़े हैं, तो थोड़ा सा इससे इधर भी तो बढ़ना होगा इस तरह, तो ये जेड डायरेक्शन में बढ़े। उसी तरह अब ऊपर भी होगा, ये नीचे ज़मीन पर तो ये वाला सामान नहीं होगा, ये सामान ऊपर है, ज़मीन पे तो नहीं होगा। ऊपर कितना होगा, तो यहाँ ये जैसे वाई का 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट कुछ भी होता तो ये उतना वाई वाली ऊंचाई पे होता, तो ये वो जगह है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट आता है, ये दिस इज़ द कॉल्ड पी, ये हमारा पी बनता है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ये कॉर्नर ओरिजिन से ये जो सामान जहाँ पे है ये सामान, तो अगर ये बॉक्स देखें तो इसमें ये लास्ट कॉर्नर से ऊपर का कॉर्नर, यानी कि इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ऐसा है। तो ये हमारा समझने के लिए ये बात लिखे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ दिस। ये कोई एक प्लेन पे रखा हुआ सामान नहीं है, दिस इज़ नॉट
इन ए प्लेन, प्लेन पे रहेगा तो खाली एक्स और वाई का डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, हो गया प्लेन पे। लेकिन अभी हमको ये एक्स वाई इस ज़मीन पे नहीं है, इसके ऊपर भी है, यानी जेड डायरेक्शन में भी है, इसीलिए यहाँ जेड कोऑर्डिनेट भी होंगे। और इसके पहचानने के लिए नाम के लिए पी लिख देते हैं कि दिस इज पी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्योंकि ये कॉर्नर से कॉर्नर ओरिजिन से शुरू होना चाहिए, अगर ओरिजिन से शुरू नहीं है तो ये फ्री वेक्टर हो जाएगा। ये पी मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए और पी हो जाता है, ये जीरो से नहीं शुरू होता। तो इस जगह अगर फ्री वेक्टर में है तो इस ए को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे कब, जब जीरो से शुरू होगा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी होते हैं 1 2 3, ये एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3, तो 1 - 0 2 - 0 3 - 0, तो हर हाल में इसके जो वेक्टर बनेंगे, मान लेते हैं ए, तो 1 - 0 1 ही दिखेंगे, 1i, 2 - 0 2 ही दिखेंगे, 2j, 3 - 0 3 ही दिखेंगे, 3k। तो इसीलिए ये पोजीशन वेक्टर में पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट और वेक्टर कंपोनेंट के एक ही जैसे दिखते हैं। और स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये दोनों वही चीज़ है, नहीं। पोजीशन वेक्टर में वो डिस्टेंस होने से भी वही आ जाता है, डिस्टेंस इसलिए पोजीशन वेक्टर में जीरो से शुरू होता है। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो फिर इसको भी जीरो से निकालना होगा, ऐसी कहानी है। और इसी का दोनों दिए हुए दो पॉइंट, अगर ये P है, इसका भी कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, 2 3 4 वगैरह, तो इसके 2 - 0 3 - 0 4 - 0, तब जाके ये वेक्टर कंपोनेंट बनेंगे, तो वेक्टर बनेंगे। इसके वेक्टर जो कि ये A माने थे तो इसको B मान लीजिए, तो ये B का 2 3 4 2i 3j 4k बनेगा माइनस होने से। और ये सब कैसे क्या होता है फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पिछला वीडियो आप जरूर देखें। तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन। अब हमारे इस पोजीशन वेक्टर का तो पता चल गया कि हाँ ये हमारी इस तरफ हवा में है, तो ये पोजीशन वेक्टर कोई तो एंगल पे होंगे, यहाँ नीचे से एक्स एक्सिस से कुछ तो एंगल ऊंचा होगा, तो इसको अल्फा मान लेते हैं। अब सोचने की बात है, ये एक्स और वाई है और हमारा ये जो जेड था इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो पी है वो इस जगह पे है, पी इस जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ देखें कि ये जो पी है, ये वाला ढक्कन समझ ले, तो ये पी वाले जगह पे है ऐसे। तो ये जो अल्फा है यहाँ से, ये एक्स वाले से इतना ऊंचा है, और ये जो है ये तो इधर इस डायरेक्शन में है, तो ये वाई से भी ऐसे होगा, जेड से भी एक एंगल ऊंचा होगा, ये वाला चीज़, ये जो दिख रहा है ये सिस्टम। तो ये सिस्टम एक्स से अल्फा एंगल से ऊंचा होगा, और ये सिस्टम इस तरह से ये बीटा एंगल से ये झुका हुआ भी होगा। और यहाँ से अगर ये जेड एक्सिस है, जो कि यहाँ ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस से भी इस तरह डायरेक्शन में होगा, और सारे डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से ये समझे कि ये हमारा एंगल ये हो गया, इसका एक नाम रख देते हैं, वाई वाले को बीटा। अब यहाँ पे इस तरह ये जो ये पी यहाँ पे था, तो इस तरह से ये जेड एंगल भी जाएगा। तो जेड एंगल को यहाँ पहचानने के लिए एक ऐसे लिख देते हैं कि ये हमारा जेड एंगल है, तो इसको अल्फ़ा बीटा, इसको गामा के नाम से लिख देते हैं। अब यहाँ फिर एक नई बात आती है कि हमारा इस तरह एंगल का मेजरमेंट जब भी होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे ही करने होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे करना है तो इस तरह से ये एक्स वाई जेड अगर है, मेजरमेंट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। वो कैसे देखें, ये हमारा बेस है, बेस से ठीक परपेंडिकुलर इस पोजीशन वेक्टर पे ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे तो अगर हम इस कॉर्नर से इस पे अगर परपेंडिकुलर नहीं करेंगे तो 1 2 3 अगर होता तो ये 3 ऐसे टेढ़ा हो जाता, तो टेढ़ा नहीं करेंगे, हमेशा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, और ये जो जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन के लिए भी ये परपेंडिकुलर दिखेगा। जैसे देखिए ये रहा बेस, ये रहा पोजीशन, तो ये रहा बेस, ये रहा पोजीशन, ठीक इस पे ये ऐसे जब खड़ा करेंगे, इसको घुमाते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे खड़ा कर सकते हैं ना, ये परपेंडिकुलर आएगा। और ये एंगल हमारा क्या था, गामा, तो जेड वाले में भी परपेंडिकुलर, वाई वाले में भी ठीक इससे इधर। ये अगर इसको ऐसे करेंगे तब शायद समझ में आए। ये देखिए ये ठीक इस पे ऊपर ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये
ये जो पोजीशन है इसको ऐसे टेढ़ा करें तब ये एक्स के हिसाब से देखिए, ये सीधा, ये एकदम स्ट्रेट। तो ये तीनों जगह पे ये हमारा, ये तीनों एक्सिस पे ये पोजीशन हमारा जब परपेंडिकुलर हो तो एक एग्जाम्पल देते हैं जो सब में वही फिट होगा समझने के लिए। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ओ पी है यहाँ पे, इसको कुछ भी ले लेते हैं, ए से शुरू करते हैं। तो ये जो है ट्राइंगल ओ ए वाला हमारा ये परपेंडिकुलर, तो ओ ए पी के हिसाब से देखिए ओ ए पी। और हमको पता है कि इस तरह का परपेंडिकुलर जो हमने 11th में पढ़ा था कि अगर इसका ये एंगल हो जो कि यहाँ पे अल्फा है, तो ये जो नीचे बेस वाला होता है, इस तरह पढ़े थे 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक वाले में कि ये नीचे वाला कॉस का होता है, ये परपेंडिकुलर ये साइन वाले का होता है। तो ये जो नीचे वाला है और यहाँ पे ये इसके रेडियस से इसके परपेंडिकुलर होते थे, यही चीज़ है यहाँ सेम टू सेम। तो ये जो नीचे वाला है जो कि ये जो दिख रहा है, ये तो हमारा कॉस से इंडिकेट होता है। तो इसी कॉस के इंडिकेशन के लिए इसको कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल क्या है, अल्फा, कॉस अल्फा। तो ये हमारा हो गया कॉस। सिमिलरली क्या ये कॉस होगा कि साइन होगा, तो ज़रा सोचिए, ये है एंगल, ये है बेस, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये है ऐसे ऐसे दिख रहा है यहाँ ओ, दिख रहा है यहाँ पी, इसको ए है, इसको बी ले लेते हैं, दिस इज बी। तो इसका एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल है जो कि बीटा। तो इसको खड़ा करके ऐसे करेंगे तो समझ में आसानी से हो जाएगा। ऐसे खड़ा करें तो ये पी ऊपर दिखा, ये बी नीचे दिखा, ओ इधर दिखा, एंगल यहाँ पे आया बीटा। ये फिर से ये जो नीचे वाला ये जो बेस है ये नीचे, फिर से ये कॉस ही होगा जो कि बीटा के नाम पे है। और ये हमारा ये नीचे कॉस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि साइन के नाम से होके है। तो ये फिर से कॉस आया। सिमिलरली यहाँ जेड एक्सिस पे भी वही कॉस ही आएंगे। इसीलिए ये जब हमारा एंगल है, पोजीशन वाले पॉइंट को इस एंगल से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे इसके डायरेक्शन पे है, तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। ये सिर्फ अभी एंगल है, अल्फा बीटा गामा, तो ये कौन से एंगल हो गए, डायरेक्शन एंगल हो गए। लेकिन डायरेक्शन एंगल का जब हम कैलकुलेशन देखते हैं जो कि परपेंडिकुलर के हिसाब से है, तो ये हो जाते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब चूंकि ये सारे कॉस में ही है और ये डायरेक्शन वाले एंगल के लिए हैं, डायरेक्शन के लिए है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन, इसको डायरेक्शन कोसाइन के नाम से पहचानते हैं। जो कि कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। और जैसा कि पता है किसी एक एग्जाम्पल में लेते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है और दिस इज हियर, ये पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ये वाला डायरेक्शन एंगल अल्फा, ये ओ, और नीचे वाला कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस तो हमारा ये है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस को बेस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लिए है। क्यों, क्योंकि जीरो से यहाँ की दूरी को हमने एक्स पॉइंट, एक्स बताया ना कि एक्स, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 3 होता है तो यहाँ 3 लिखते हैं, तो ये बेस 3 है। हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, जिसको अभी हम लोग ये दोनों को माइनस करने से ये वेक्टर निकाले थे, जिसको आर से रिप्रेजेंट किए थे, और इसके कंपोनेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बना के दिखाए थे। एक्स वाई जेड ये नहीं है, ये इन दोनों को माइनस करने से एक्स वाई जेड हुआ है। तो ये आर आया, आर क्या हुआ, हाइपोटेनियस, तो इसको आर लिख लेते हैं। ये आर वेक्टर है, हाइपोटेनियस वेक्टर है। बाद में इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे आर मैग्नीट्यूड, तो ये एक्स और नीचे है
ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन सकता है। तो x क्या है, ये x और कुछ नहीं, इसके कंपोनेंट है। यहाँ पे जो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ये वो है, ना कि इसके पॉइंट। ये तो पॉइंट है, ये दूसरा चीज़ है। आर वेक्टर का जब हम इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो मोड ऑफ आर का फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि वो x² + y² + z² होता है डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से। ये मैग्नीट्यूड है, तो पोजीशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड वही होगा, वही डिजाइन। तो उसी तरह कॉस बीटा जो m होता है इसका भी वही होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस तो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है जो कि y है, और हाइपोटेनियस फिर से इसका वही होगा r, तो r वेक्टर ही होगा। n वाले का क्या होगा, n वाला का बेस हमारा ये है z, तो ये हमारा z होगा और यहाँ r वेक्टर। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो है वो l क्या निकल के आया, x/r। अभी सिर्फ r लिख रहे हैं, इसको वेक्टर ही समझेंगे। इसी तरह m y/r आएगा, z/r आएगा। तो इस हिसाब से x का वैल्यू को अगर देखेंगे तो r इधर लगा दें तो LR = x दिखेगा। ये जो y है, ये y क्या है, दिस इज द कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है वेक्टर के कंपोनेंट, तो ये हमारा दिखेगा इसके साथ m के साथ, m n इस तरह से दिखेगा x y z। दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, मतलब i j k के साथ जो नंबर होंगे ये वो चीज़ है, ना कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट का कंफ्यूजन ना रखें। इस तरह से हमने क्या जाना कि पोजीशन वेक्टर क्या है ये भी समझे। डायरेक्शन एंगल, इसके हिसाब से डायरेक्शन एंगल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इसके बेस की बात आ रही है, इसके भी बेस बनेंगे जब ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे इस तरफ से। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे बेस, तो सारे बेस कॉस के ही होते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन नाम दिया गया, जिसके कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बन रहे हैं। और ये एक्स वाई जेड, दिस इज नॉट ए पॉइंट, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट है। ये एक्स, बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है एक्स वाई जेड, तो इसको सबसे अच्छा है कि इसके वेक्टर बन गए तो ए बन गए, ये बी बन गए, ये सी बन गए। तो ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो बन गए, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। क्यों, क्योंकि इसको माइनस करने से ये वेक्टर कंपोनेंट बने। चूँकि एल आर एम आर एन आर इज द प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, तो इसके फार्मूला बनेंगे वेक्टर कंपोनेंट, जो कि ए बी सी वगैरह जो है, तो ए रहेगा और ये आर नीचे जो जाता है, जो नीचे आर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, ये एल वाले का। अगर एम वाले का लेंगे तो उसके लिए बी, ये जो दूसरा कंपोनेंट है, बी के साथ वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। उसी तरह तीसरा जो गामा वाले का डायरेक्शन कोसाइन अगर लेना है तीसरा, तो ये हमारा सी वेक्टर आर, ऐसे करके हमारा डायरेक्शन कोसाइन का ये निकालने का तरीका आएगा। दैट्स ऑल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल टर्मिनल पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं। तो ए से बी का जब वेक्टर निकालना होगा तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करेंगे तो वेक्टर बनेंगे। पहचानने के लिए इसको वेक्टर ए लिख लेते हैं, और कैसे क्या बनेंगे ये अब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक और नया पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे एक सी एक पॉइंट है, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ये पॉइंट के, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे, दिस टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल से इनिशियल माइनस x2 माइनस x1 करेंगे तो एक वेक्टर का निकलेगा, और इसके कंपोनेंट के हिसाब से इसको पहचानने के लिए वेक्टर भी मान लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है, अब फाइनली ए से सी का जो दूरी है ये वाला, इसको अगर निकालना है डायरेक्ट, तो ये हमारा इस वेक्टर ए को और इस वेक्टर बी को जोड़ने से निकलता है। दिस इज द कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसको चूंकि ये ट्रायंगल के शेप में दिखता है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। इसीलिए इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। अब रहा सवाल कि चूंकि ये एडिशन ऑफ वेक्टर है,
क्या इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगे? हाँ होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ वेक्टर a प्लस बी लिखते हैं, दिस इज वेक्टर, तो इसको हम यहाँ पे कम्यूट कर सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, b प्लस a कर सकते हैं, ये भी होता है। कम्यूटेटिव लॉ का इसमें पालन होता है। अब रहा सवाल, क्या इसमें मल्टीपल भी होता है? हाँ, अगर ये कोई वेक्टर a है, मान लेते हैं वेक्टर a है और इसके कंपोनेंट a1i b1j प्लस c1k नाम से है, दिस इज यूनिट वेक्टर, तो इसका हम मल्टीपल कर सकते हैं इस पूरे में। चाहे तो इधर अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 2 लगाना होगा, तो 2 2 ऐसे, तो इस तरह, और ये 2 का लगाएंगे तो सब के साथ 2 अंदर घुस जाएगा। दिस इज द सिंपल अलजेब्रिक स्टाइल का जो कैलकुलेशन है वही है, और कुछ है नहीं। ये मल्टीपल ऑफ स्केलर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी को अगर मल्टीपल करना है ए में, तो ये इसके सारे कंपोनेंट के साथ भी मल्टीपल हो जाते हैं। यही है लास्ट। अब फाइनली जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी हमको ये जो निकालना है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, यानी एक इस जगह लिखते हैं, एक पॉइंट ये है, बी की जगह पे पॉइंट 1 मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है, इसके जगह पे दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, और ये अभी मान लीजिए नहीं मालूम, नहीं दिया है, छोड़िए हटाइए, ये नहीं दिया है। तो इन दोनों के ज्वाइनिंग करने का कैसे कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा अब आप समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये 2 पॉइंट है, तो इन दोनों को पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर बनाना है तो ओरिजिन से ही शुरू करना पड़ेगा, वो अभी आपने जाना। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी, ये इसको भी पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो इसको भी ओरिजिन से दूरी बनाना होगा। तो जरा देखें, अभी हम लोग क्या किए थे, इस वाले को कोई एक वेक्टर मान लिए थे, अभी समझने के लिए यही समझ लिए, ए वेक्टर मान लिए थे यहाँ से यहाँ के दूरी को, और यहाँ से ये बी वेक्टर है, तो ये कैसे निकलेगा, ए प्लस बी करने ही से तो निकलेगा, सिंपल। अब इसके कंपोनेंट दोनों को प्लस करेंगे, और इन दोनों के प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से होगा। तो ये दूरी कैसे पता चलता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब इसका डिस्टेंस पता चलेगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड पता चल ही रहा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ का यहाँ दूरी पता चल गया। अगर हमको इन दोनों का फाइनली अगर कुछ निकालना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल कि हमको ये फॉर्मूला चाहिए, तो इसका एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2, क्योंकि इसको मान लेते हैं x1 y1 z1। तो ये जो वेक्टर है ये बनता कैसे है, टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तब तो ये वेक्टर बनेगा। अभी तक तो आपने यही देखा ना, तो ये x2 माइनस x1, अब इसके कंपोनेंट i वाले, तो ये वेक्टर हो गया, 3 माइनस 2 i है ना। उसी तरह ये y2 माइनस y1, ये j वाला का कंपोनेंट, ये j वाला का कंपोनेंट। उसी तरह z2 माइनस z1, ये हमारा k वाला का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया। लेकिन अभी हमको ये क्या चाहिए, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के ज्वाइनिंग के मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों के दूरी। तो इन दोनों का दूरी निकालना है, तो जब वेक्टर का कंपोनेंट निकल जाता है, ठीक ना, x1 y1 z1 वेक्टर का कंपोनेंट निकल जाता है, तो इसको करते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, x2 माइनस x1, ये जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर। यहीं पर तो पहले x रहता था, कभी a दिख रहा था, बस डिस्टेंस वाले का स्क्वायर। और कैसे क्या होता है ये सब अभी पूरा पिछला वीडियो में आप समझते चले आ रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि अब यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो ये z2 माइनस z1 हो गया, तो बस ये हमारा फॉर्मूला ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे, चीज़ वही है, सामान वही है, बस
नाम अलग है। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक जानेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप अच्छी तरह से समझे होंगे डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, वेक्टर के एडिशन कैसे होते हैं, कंपोनेंट वगैरह क्या है। तो इस वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स एंड बी कंटिन्यू टू वॉचिंग दिस चैनल। एंड जो हमारे व्यूअर इस वीडियो में आज नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियो समय समय पर आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में होंगे, उन्हें ज़रूर आप देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।